नमस्कार दोस्तों, आज प्रस्तुत करती हूँ गोदान का छठा भाग। जेठ की उदास और गर्म संध्या सिमरी की सड़कों और गलियों में पानी के छिड़काव से शीतल और प्रसन्न हो रही थी। मंडप के चारों तरफ फूलों और पौधों के गमले सजे दिए गए थे। बिजली के पंखे चल रहे थे। राय साहब अपने कारखाने में बिजली बनवा लेते थे। उसके सिपाही पीली वर्दी डाटे, नीले साफे बांधे जनता पर रौब जमाते फिरते थे। नौकर उजले कुर्ते पहने और केसरिया पाग बांधे मेहमानों और मुखियों का आदर सत्कार कर रहे थे। उसी वक्त एक मोटर सिंह द्वार के सामने आकर रुकी और उसमें से 30 महानुभाव उतरे। वह जो खद्दर का कुर्ता और चप्पल पहने हुए थे, उनका नाम पिंडल ओंकार नाथ है। आप दैनिक पत्र बिजली की सचिव संपादक, जिन्हें देश चिंता ने घुला डाला है। दूसरे महाशय जो कोट पैंट में है, वह तो वकील हैं, पर वकालत न चलने के कारण एक बीमा कंपनी की दलाली करते हैं और तालुकेदारों और को महाजनों और बैंक के कर्ज दिलाने में वकालत से कहीं ज्यादा कमाई करते हैं। इनका नाम है श्याम बिहारी तनखा। और तीसरे सज्जन जो रेशमी अचकन और तंग पैजामा पहने हैं, मिस्टर मेहता, यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। ये तीनों सज्जन राय साहब के सहपाठी में हैं और शगुन के उत्सव में निमंत्रित हुए हैं। आज सारे इलाके के असमी आएंगे और शगुन के रुपए भेंट करेंगे। रात को धनुष यज्ञ होगा और मेहमानों की दावत होगी। होरी ने 5 रुपए शगुन के दे दिए हैं और एक गुलाबी मिर्जई पहने, गुलाबी पगड़ी बांधे, घुटनों तक कछनी पाछे, हाथ में खुरपी लिए और मुख पर पाउडर लगवाए राजा जनक का माली बन गया है और गौड़ से इतना फूल उठा है मानो यह सब उत्सव उसी के पुरुषार्थ से हो रहा हो। राय साहब ने मेहमानों का स्वागत किया। दोहरे बदन के ऊंचे आदमी थे। गठा हुआ शरीर, तेजस्वी चेहरा, ऊंचा माथा, गोरा रंग, जिस पर सरबती रेशमी चादर खूब खिल रही थी। पंडित ओंकारनाथ ने पूछा, अब की कौन सा नाटक नाटक खेलने का विचार है? मेरे रस की तो यहाँ वही वस्तु है। राय साहब ने तीनों सज्जनों को अपनी रावटी के सामने कुर्सियों पर बैठाते हुए कहा, पहले तो धनुष यज्ञ होगा, उसके बाद एक प्रहसन। नाटक कोई अच्छा न मिला, कोई तो इतना लंबा कि शायद 5 घंटों में खत्म ना हो, और कोई इतना क्लिष्ट कि शायद यहाँ एक व्यक्ति को भी समझ ना आए। आखिर मैंने स्वयं एक प्रहसन लिख डाला जो 2 घंटों में पूरा हो जाएगा। ओंकार नाथ को राय साहब की रचना शक्ति में बहुत संदेह था। उनका ख्याल था कि प्रतिभा तो गरीबी की ही चमकती है, जो 2 घंटों में पूरा हो जाएगा। ओंकार नाथ को राय साहब की रचना शक्ति में बहुत संदेह था। उनका ख्याल था कि प्रतिभा तो गरीबी ही में चमकती है, दीपक की भांति जो अंधेरे की अपना प्रकाश दिखाता है, उपेक्षा के साथ जिसे छिपाने की भी उन्होंने चेष्टा न की। पंडित ओंकारनाथ ने मुंह फेर लिया। मिस्टर तनखा इन बेमतलब की बातों में ना पड़ना चाहते थे, फिर भी राय साहब को दिखा देना चाहते थे कि इस विषय में उन्हें कुछ बोलने का अधिकार है। बोले, नाटक कोई भी अच्छा हो सकता है अगर उसके अभिनेता अच्छे हो। अच्छे से अच्छा नाटक बुरे अभिनेताओं के हाथ में पड़कर बुरा हो सकता है। जब तक स्टेज पर शिक्षित अभिनेत्रियां नहीं आती, हमारी नाट्य कला का उद्धार नहीं हो सकता। अब की तो आपने काउंसिल में प्रश्नों की धूम मचा दी। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी मेंबर का रिकॉर्ड इतना शानदार नहीं है। दर्शन के अध्यापक मिस्टर मेहता इस प्रशंसा को सहन न कर सकते थे। विरोध तो करना चाहते थे, पर सिद्धांतों की आड़ में। उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक कई सालों की परिश्रम से लिखी थी। उसकी जितनी धूम होनी चाहिए थी, उसकी शतांश भी नहीं हुई थी। इससे बहुत दुखी थे। बोले, भाई, मैं प्रश्नों का कायल नहीं। मैं चाहता हूँ हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हो। आप कृषकों के शुभेच्छु हैं, उन्हें तरह तरह की रियायत देना चाहते हैं, जमींदारों के अधिकार छीन लेना चाहते हैं, बल्कि उन्हें आप समाज का श्राप कहते हैं। फिर भी आप जमींदार हैं। वैसे ही जमींदार जैसे हजारों और जमींदार हैं। अगर आपकी धारणा है कृषकों के साथ रियायत होनी चाहिए, तो पहले आप खुद शुरू करें। काश्तकारों को बगैर नजराने लिए पट्टे लिख दें, बेगार बंद कर दें, इजाफा लगान को तिलांजलि दे दें, चरावन जमीन छोड़ दें। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन में रईसों का सा, उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। राय साहब को आघात पहुंचा। वकील साहब के माथे पर बल पड़ गए और संपादक जी के मुंह से जैसे कालिक लग। वह खुद सम्राटवाद के पुजारी थे, पर सीधे घर में आग नहीं लगाना चाहते थे। तनखा ने
राय साहब की वकालत की। मैं समझता हूँ राय साहब का अपने आसामियों के साथ जितना अच्छा व्यवहार है, अगर सभी जमींदार वैसे ही हो जाएं, तो यह प्रश्न ही ना रहे। मेहता ने हथौड़े की दूसरी चोट जमाई। मानता हूँ आपका अपने आसामियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव है, मगर प्रश्न यह है कि उसमें स्वार्थ है या नहीं। इसका एक कारण क्या यह भी नहीं हो सकता कि मध्यम आंच में भोजन स्वादिष्ट पकता है? गुड़ से मारने वाला जहर से मारने वाले की अपेक्षा कहीं सफल हो जाती है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ, हम या तो साम्यवादी हैं या नहीं हैं। है तो उसका व्यवहार करें, नहीं है तो बकना छोड़ दें। मैं नकली जिंदगी का विरोधी हूँ। अगर मांस खाना अच्छा समझते हो तो खुलकर खाओ, बुरा समझते हो तो मत खाओ। यह तो मेरी समझ में आता है, लेकिन अच्छा समझना और छिपकर खाना, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो इसे कायरता ही कहता हूँ और धूर्तता भी, और वास्तव में एक है। राय साहब सभा चतुर आदमी थे। अपमान और आघात को धैर्य और उदारता से सहन का उन्हें अभ्यास था। उस असमंजस में पड़े हुए बोले, आपका विचार बिल्कुल ठीक है मेहता जी। आप जानते हैं मैं आपकी साफगोई का इतना आदर करता हूँ, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि अन्य यात्राओं की भांति विचारों की यात्रा में भी पड़ाव होते हैं, और आप एक पड़ाव को छोड़कर दूसरे पड़ाव तक नहीं जा सकते। मानव जीवन का इतिहास इतना प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं उस वातावरण में पला हूँ जहाँ राजा ईश्वर है और जमींदार ईश्वर का मंत्री। मेरे स्वर्गवासी पिता असमियों पर इतनी दया करते थे कि पाले या सूखे में भी कभी आधा और कभी पूरा लगान माफ कर देते थे। अपने बखार से अनाज निकालकर असमियों को खिला देते थे। घर के गहने बेचकर कन्याओं के विवाह में मदद करते थे, मगर उसी वक्त तक जब तक प्रजा उनको सरकार और धर्मावतार कहती थी। उन्हें अपना देवता समझकर उनकी पूजा करती थी। प्रजा का पालन उनका सनातन धर्म था, लेकिन अधिकार के नाम पर वह कौड़ी का एक दांत भी तोड़कर देना न चाहते थे। मैं उसी वातावरण में पला हूँ और मुझे गर्व है कि मैं व्यवहार में चाहे जो करूँ, विचारों में उनसे आगे बढ़ गया हूँ और यह मानने लग गया हूँ कि जब तक किसानों को ये रियायतें अधिकार के रूप में न मिलेंगी, केवल सद्भावना के आधार पर उनकी दशा सुधर नहीं सकती। स्वेच्छा अगर अपना स्वार्थ छोड़ दे तो अपवाद है। मैं खुद सद्भावना करते हुए भी स्वार्थ नहीं छोड़ सकता और चाहता हूँ कि हमारे वर्ग और शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। इसे आप कायरता कहेंगे, मैं इसे व्यवस्था कहता हूँ। मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोग मौज करें और अधिक लोग पिसे और खपे, कभी सुखद नहीं हो सकती। पूंजी और शिक्षा जिसे मैं पूंजी का ही एक रूप समझता हूँ, इनका किला जितनी जल्द टूट जाए उतना ही अच्छा है। जिन्हें जिन्हें पेट की रोटी मैसर नहीं, उनके अफसर और नियोजक 10-10, 5-5 हजार फटकारे, यह हास्यप्रद है और लज्जास्पद है। इस व्यवस्था ने हम जमींदारों में इतनी विलासिता, इतना दुराचार, कितनी पराधीनता और कितनी निर्लज्जता भर दी है, यह मैं खूब जानता हूँ। लेकिन मैं इन कारणों से इस व्यवस्था का विरोध नहीं करता। मेरा तो यह कहना है कि अपने स्वार्थ की दृष्टि से भी इनका अनुमोदन नहीं किया जा सकता। इस शान को निभाने के लिए हमें अपनी आत्मा की इतनी हत्या करनी पड़ती है कि हमें आत्माभिमान का नाम भी नहीं रहा। हम अपने असमियों को लूटने के लिए मजबूर हैं। अगर अफसरों को कीमती कीमती डालियां ना दें तो बागी समझे जाएं, शांत से ना रहे तो कंजूस कहलाएं। प्रकृति की जरा सी आहट पाते ही हम कांप उठते हैं और अफसरों के पास फरियाद लेकर दौड़ते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, न पुरुषार्थ ही रह गया। बस हमारी दशा उन बच्चों की सी है जिसे चम्मच से दूध पिलाकर पाला जाता है, बाहर से मोटे, अंदर से दुर्बल, सत्वहीन और मोहताज। मेहता ने ताली बजाकर कहा, हियर हियर। आपकी जवान में जितनी बुद्धि है, काश उतनी आधी भी मस्तिष्क में होती। खेद यही है कि सब कुछ समझते हुए भी आप अपने विचारों को व्यवहारों में नहीं लाते। ओंकारनाथ बोले, अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता मिस्टर मेहता। हमें समय के साथ चलना भी है और उसे अपने साथ चलाना भी।
बुरे कर्मों में ही सहयोग की जरूरत होती है, अच्छे कर्मों के लिए तो सहयोग उतना ही जरूरी है। आप ही क्यों 800 रुपए महीने हड़पते हैं, जब आपके करोड़ों भाई केवल 8 रुपए में अपना निर्वहन कर रहे हैं। राय साहब ने ऊपरी खेद लेकिन भीतरी संतोष से संपादक जी की ओर देखा और बोले, व्यक्तिगत बातों पर आलोचना न कीजिए संपादक जी, हम यहाँ समाज की व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। मिस्टर मेहता उसी ठंडे मन से बोले, नहीं नहीं, मैं इसे बुरा नहीं समझता। समाज व्यक्ति ही से बनता है और व्यक्ति को भूलकर हम किसी व्यवस्था पर विचार नहीं कर सकते। मैं इसलिए इतना वेतन लेता हूँ कि मेरा इस व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। संपादक को अचंभा हुआ। अच्छा, तो आप वर्तमान व्यवस्था के समर्थक हैं? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। कुश्ती का जोड़ बदल गया। राय साहब किनारे खड़े हो गए। संपादक जी मैदान में उतरे। आप इस 20वीं शताब्दी में भी ऊंच नीच का भेद मानते हैं? जी हाँ, मानता हूँ, और बड़े जोड़ों में से मानता हूँ। जिस मत के आप समर्थक हैं वह भी तो कोई नई चीज नहीं। जब से मनुष्य में मतत्व का विकास हुआ तभी उस मत का जन्म हुआ। बुद्ध और प्लेटो और ईसा सभी समाज के समता के प्रवर्तक थे। यूनानी और रोमन और सीरियाई सभी सभ्यताओं से उसकी परीक्षा की, पर प्राकृतिक होने के कारण कभी वह स्थायी न बन सकी। आपकी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य अज्ञान का दूसरा रूप है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ अगर आप इस विषय पर कोई लेख माला शुरू कर दें। जी, मैं इतना अहमक नहीं। अच्छी रकम दिलवाइए तो अलबत्ता। आपके सिद्धांत ही ऐसा लिया है कि खुले खजाने पब्लिक को लूट सकते हैं। मुझमें और आप में अंतर इतना ही है कि मैं जो कुछ मानता हूँ उस पर चलता हूँ। आप लोग मानते कुछ हैं, करते कुछ हैं। धन को अपना किसी अन्याय के बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्र को और रूप को, प्रतिभा को और बल को बराबर फैलाना तो आपकी शक्ति के बाहर है। छोटे बड़े का भेद केवल धन से ही तो नहीं होता। मैंने बड़े बड़े धन कुबेरों को भिक्षुकों के सामने घुटने टेकते देखा है, और आपने भी देखा होगा। रूप के चौखट पर बड़े बड़े महिर नाक रगड़ते हैं। क्या यह सामाजिक विषमता नहीं है? आप रूप की मिसाल देंगे, वहां इसके सिवाय और क्या है कि मिल के मालिक ने राज कर्मचारी का रूप ले लिया। बुद्धि तब भी राज करती थी, अब भी करती है और हमेशा करेगी। तस्तरी में पान आ गए थे। राय साहब ने मेहमानों को पान और इलायची देते हुए कहा, बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं। समाजवाद का यही आदर्श है। हम साधु महात्माओं के सामने इसलिए सिर झुकाते हैं कि उनमें त्याग का बल है। इसी तरह हम बुद्धि के हाथ में अधिकार भी देना चाहते हैं, सम्मान भी, नेतृत्व भी, लेकिन संपत्ति किसी तरह नहीं। बुद्धि का अधिकार और सम्मान व्यक्ति के साथ चला जाता है, लेकिन उसकी संपत्ति विष बोने के बाद उसके बाद और भी प्रबल हो जाती है। बुद्धि के बगैर किसी समाज का संचालन नहीं हो सकता। हम केवल इस बिच्छू का डंक तोड़ देना चाहते हैं। दूसरी मोटर आ पहुंची और मिस्टर खन्ना उतरे, जो एक बैंक के मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। दो देवियां भी उनके साथ थीं। राय साहब ने दोनों देवियों को उतारा। वह जो खद्दर की साड़ी पहने हुई गंभीर और विचारशील सी है, मिस्टर खन्ना की पत्नी कामिनी खन्ना है। दूसरी महिला जो ऊंची एड़ी का जूता पहने हुए हैं और जिनकी मुक्त छवि पर हंसी फूट पड़ती है, मिस मालती हैं। आप इंग्लैंड में डॉक्टरी पढ़ आई हैं और अब प्रैक्टिस करती हैं। तालुकेदारों के महलों में उनका बहुत प्रवेश है। आप नवयुग की साक्षात प्रतिमा हैं। गात कोमल पर चपलता कूट कूट कर भरी है। झिझक के संचोक का कहीं नाम नहीं। मेकअप में प्रवीण, बला की हाजिर जवाब, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार, आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझने वाली, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण। जहाँ आत्मा का स्थान है वहाँ प्रदर्शन, जहाँ हृदय का स्थान है वहाँ हाव भाव। मनोद्वार पर कठोर निग्रह, जिसमें इच्छा या अभिलाषा का लोप सा हो गया है। आपने मिस्टर मेहता से हाथ मिलाते हुए कहा, सच कहती हूँ, आप सूरत से ही
फिलासफर मालूम होते हैं। यह नई रचना में तो आपने आत्मवादियों को उधेड़ कर रख दिया। पढ़ते पढ़ते कई बार मेरे जी में आया कि आपसे लड़ जाऊं। फिलासफरों से सहजता क्यों गायब हो जाती है। मेहता झेप गए। बिना ब्याहे थे और नरयू की रमड़ियों से पनाह मांगते थे। पुरुषों की मंडली में खूब चहकते थे, मगर ज्यों ही कोई महिला आई और आपकी जबान बंद हुई, जैसे बुद्धि पर ताला लग जाता था। स्त्रियों से शिष्ट व्यवहार तक करने की सुध न रहती थी। मिस्टर खन्ना ने पूछा, फिलासफरों की सूरत में क्या खास बात होती है देवी जी? मालती ने मेहता की ओर दया भाव से देखकर कहा, मिस्टर मेहता, बुरा न माने तो बतला दूं। खन्ना मिस मालती के उपासकों में थे। जहां मिस मालती जाए वहां खन्ना का पहुंचना लाजमी था। उसके आसपास भौरे की तरह मंडराते रहते थे। हर समय उनकी यही इच्छा रहती थी कि मालती से अधिक वही बोले, उनकी निगाह अधिक से अधिक उन्हीं पर रहे। खन्ना ने आंख मारकर कहा, फिलासफर किसी की बात का बुरा नहीं मानते, उनकी यही सिफत है। तो सुनिए, फिलासफर हमेशा मुर्दा दिल होते हैं। जब देखिए अपने विचारों में मग्न बैठे हैं, आपकी तरफ ताकेंगे मगर आपको देखेंगे नहीं। आप उनसे बात किए जाएं, कुछ सुनेंगे नहीं, जैसे शून्य में उड़ रहे हों। सब लोगों ने कहा मारा। मिस्टर मेहता जैसे जमीन में गड़ गए। ऑक्सफोर्ड में मेरी फिलॉसफी के प्रोफेसर मिस्टर हसबैंड थे। खन्ना ने टोका, नाम तो निराला है। जी हाँ, और थे कुंवारे। और थे कुंवारे। मिस्टर मेहता भी तो कुंवारे हैं। यह रोग सभी फिलासफरों का होता है। अब मेहता को अवसर मिला, बोले, आप भी तो इसी नहज में गिरफ्तार हैं है कि किसी फिलासफर से शादी करूंगी और यह वर्ग शादी के नाम से घबराता है। हस्बैंड साहब तो स्त्री को देखकर घर में छिप जाते थे। उनके शिष्यों में कई लड़कियां थीं। अगर उनमें से कोई कभी कुछ पूछने के लिए उनके ऑफिस में चली जाती थी तो आप ऐसे घबरा जाते जैसे कोई शेर आ गया हो। हम लोग उन्हें खूब छेड़ा करते थे, मगर थे बेचारे सरल हृदय। कई हजार की आमदनी थी, पर मैंने उन्हें हमेशा एक ही सूट ही पहने देखा। उनकी एक विधवा बहन थी, वही उनके घर का सारा प्रबंध करती थी। मिस्टर हस्बैंड को तो खाने की फिक्र ही न रहती थी। मिलने वालों के डर से अपने कमरे का द्वार बंद करके लिखा पढ़ी करते थे। भोजन का समय आ जाता तो उनकी बहन आहिस्ता से भीतर के द्वार से उनके पास जाकर किताब बंद कर देती थी। तब उन्हें मालूम होता था कि खाने का समय हो गया है। रात को भी भोजन का समय बंधा हुआ था। उनकी बहन कमरे की बत्ती बुझा दिया करती थी। एक दिन बहन ने किताब बंद करना चाहा तो आपने पुस्तक को दोनों हाथों में दबा लिया और बहन भाई में जोर आजमाई होने लगी। आखिर बहन उनकी पहिएदारी कुर्सी को खींचकर भोजन के कमरे में लाई। राय साहब बोले, मगर मेहता साहब तो बड़े खुशमिजाज और मिलनसार हैं, नहीं इस हंगामे में क्यों आते? तो आप मिलनसार ना होंगे? जब अपनी रचनाओं से हमारे सिर में दर्द होने लगता है तो विश्व की चिंता सिर पर लाद कर कोई कैसे प्रसन्न रह सकता है। उधर संपादक जी श्रीमती खन्ना से अपनी आर्थिक कठिनाइयों की कथा कह रहे थे। बस यूं समझिए श्रीमती जी कि संपादक का जीवन एक दीर्घ विलाप है, जिसे सुनकर लोग दया करने के बदले कानों पर हाथ रख लेते हैं। बेचारा ना अपना उपकार कर सके और न औरों का। पब्लिक उससे आशा तो यह रखती है कि हर एक आंदोलन में वह सबसे आगे रहे, जेल जाए, मार खाए, घर के माल असबाब की कुर्की कराए। यह उसका धर्म समझा जाता है, लेकिन उसकी कठिनाइयों की ओर किसी का ध्यान नहीं हो तो वह सब कुछ। उसे हर एक विद्या, हर एक कला में पारंगत होना चाहिए, लेकिन उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। आप तो आजकल कुछ लिखती ही नहीं। आपकी सेवा करने का जो थोड़ा सा सौभाग्य मुझे मिल सकता है, उससे क्यों मुझे वंचित रखती हैं? मिसेस खन्ना को कविता लिखने का शौक था। इस नाते से संपादक जी कभी कभी उनसे मिल आया करते थे, लेकिन घर के काम धंधों में व्यस्त रहने के कारण इधर बहुत दिनों से कुछ लिख नहीं सकी थी। सच बात तो यह है कि संपादक जी ने ही उन्हें प्रोत्साहित करके कवि बनाया था। सच्ची प्रतिभा उनमें बहुत कम थी। क्या लिखूं, कुछ सोचता ही नहीं। आपने कभी मिस मालती से कुछ लिखने को नहीं कहा? संपादक जी उपेक्षा भाव से बोले,
उनका समय मूल्यवान है। कामिनी देवी, लिखते तो लोग हैं जिन्हें अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है। जिन्होंने धन और भोग विलास का जीवन का लक्ष्य बना लिया, वह क्या लिखेंगे? कामिनी ने ईर्ष्या मिश्रित विनोद से कहा, अगर आप उनसे कुछ लिखा सके तो आपका प्रचार दुगना हो जाए। लखनऊ में तो ऐसा कोई रसिक नहीं है जो आपका ग्राहक ना बन जाए। अगर धन मेरे जीवन का आदर्श होता तो आज मैं इस दशा में ना होता। मुझे तो धन कमाने की कला आती है। आज चाहूं तो लाखों कमा सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो धन को कभी कुछ समझा ही नहीं। साहित्य की सेवा अपने जीवन का ध्येय है और रहेगा। कम से कम मेरा नाम तो ग्राहकों में लिखवा दीजिए। आपका नाम ग्राहकों में नहीं, संरक्षकों में लिखूंगा। संरक्षकों में रानियों महारानियों को रखिए, जिनकी थोड़ी सी खुशामद करके आप अपने पत्र को लाभ की चीज बना सकते हैं। मेरी रानी महारानी आप हैं। मैं तो आपके सामने किसी रानी महारानी की हकीकत नहीं समझता। जिसमें दया और विवेक है, वही मेरी रानी है। खुशामद में मुझे घृणा है। कामिनी ने चुटकी ली, लेकिन मेरी खुशामद तो आप कर रहे हैं। संपादक जी ने गंभीर होकर श्रद्धापूर्ण स्वर से कहा, यह खुशामद नहीं है देवी जी, हृदय के सच्चे द्वार हैं। राय साहब ने पुकारा, संपादक जी जरा इधर आइएगा, मिस मालती आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। संपादक जी की वह सारी अकड़ गायब हो गई। नम्रता और विनय की मूर्ति बने हुए आकर खड़े हो गए। मालती ने उन्हें सदैव नृत्यों से देखकर कहा, मैं अभी कह रही थी कि दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा डर संपादकों से लगता है। आप लोग जिसे चाहें एक क्षण में भी बिगाड़ दे। मुझे से चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक बार कहा, अगर मैं इस ब्लडी ओंकारनाथ को जेल में बंद कर सकूं तो अपने को भाग्यवान समझो। ओंकारनाथ की बड़ी बड़ी मूछें खड़ी हो गई, आंखों में गर्व की ज्योति चमक उठी। यूं वह बहुत ही शांत प्रकृति के आदमी थे, लेकिन ललकार सुनकर उनका पुरुषत्व उत्तेजित हो जाता था। दृढ़ता भरे स्वर से बोले, इस कृपा के लिए आपका कृतज्ञ हूँ। उस वज्र में आपका जिक्र तो आता है, चाहे किसी तरह आए। आप सेक्रेटरी महोदय से कह दीजिएगा कि ओंकारनाथ उन आदमियों में से नहीं है जो इन धमकियों से डर जाएं। उसकी कलम उसी वक्त विश्राम लेगी जब उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी। उनके अनीति और स्वेच्छाचार को जड़ से खोदकर फेंक देने का जिम्मा लिया है। मिस मालती ने और उकसाया, मगर मेरी समझ में आपकी यह नीति नहीं आती कि जब आप मामूली शिष्टाचार से अधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं तो क्यों उनकी कन्नी काटते हैं। अगर आप अपनी आलोचनाओं में आग और विष जरा कम दें तो मैं वादा करती हूँ कि आपको गवर्नमेंट की से काफी मदद दिला सकती हूँ। जनता को तो आपने देख लिया, उससे अपील की, उसकी खुशामद की, अपनी कठिनाइयों की कथा कही, मगर कोई नतीजा ना निकला। अब जरा अधिकारियों को भी आजमा लीजिए। तीसरे महीने आप मोटर पर ना निकलने लगे तो सरकारी दावतों में आमंत्रण ना होने लगे तो मुझे जितना चाहे कोसिएगा। तब यही रईस और नेशनलिस्ट जो आपकी परवाह नहीं करते आपके द्वार के चक्कर लगाएं। ओमकारनाथ अभिमान के साथ बोले, यही तो मैं नहीं कर सकता देवी जी। मैंने अपने सिद्धांतों को सदैव ऊंचा और पवित्र रखा है और जीते जी उनकी रक्षा करूंगा। दौलत के पुजारी तो गली गली मिलेंगे, मैं सिद्धांतों के पुजारियों में से हूँ। मैं इसे दम कहती हूँ। आपकी इच्छा है, धन की आपको परवाह नहीं है, सिद्धांतों का खून करके नहीं। तो आपके पत्र में विदेशी वस्तुओं के विज्ञापन क्यों होते हैं? मैंने किसी भी दूसरे पत्र में इतने विदेशी विज्ञापन नहीं देखे। आप बनते तो हैं आदर्शवादी और सिद्धांतवादी, पर अपने फायदे के लिए देश का धन विदेश भेजते हुए आपको जरा भी खेद नहीं होता। आप किसी तर्क से इस नीति का समर्थन नहीं कर सकते। ओंकारनाथ के पास सचमुच कोई जवाब न था। उन्हें बगले झांकते देखकर राय साहब ने उनकी हिमायत की, तो आखिर आप क्या चाहते हैं? इधर से भी मारे जाएं, उधर से भी मारे जाएं, तो पत्र कैसे चले? मिस मालती ने दया करना न सीखा था। प्री पत्र नहीं चलता तो बंद कीजिए।
अपना पत्र चलाने के लिए आपको विदेशी वस्तुओं के प्रचार का कोई अधिकार नहीं। अगर आप मजबूर हैं तो सिद्धांत का ढोंग छोड़िए। मैं तो सिद्धांतवादी पत्रों को देखकर जल उठती हूँ। जो चाहता है दिया सलाई लग दिखा दे। जो व्यक्ति कर्म और वचन में सामंजस्य नहीं रख सकता, वह और चाहे जो कुछ हो सिद्धांतवादी नहीं है। मेहता खिल उठे। थोड़ी देर पहले उन्होंने खुद इसे विचार का प्रतिपादन किया था। उन्हें मालूम हुआ कि इस रमणी में विचार की शक्ति भी है, केवल तितली नहीं। संकोच जाता रहा। यही बात अभी मैं कह रहा था। विचार और व्यवहार में असमंजस का न होना ही धूर्तता है, मक्कारी है। मिस मालती प्रसन्न मुख से बोली, तो इस विषय में आप और मैं एक है, और मैं भी फिलासफर होने का दावा कर सकती हूँ। खन्ना की जीभ में खुजली हो रही थी। बोले, आपका एक एक अंग फिलासफी में डूबा हुआ है। मालती ने उनकी लगाम खींची। अच्छा, आपको भी फिलासफी में दखल है? मैं तो समझती थी आप बहुत पहले अपनी फिलासफी को गंगा में डुबो बैठे। नहीं, आप इतने बैंकों और कंपनियों के डायरेक्टर न होते। राय साहब ने खन्ना को संभाला। तो क्या आप समझती हैं कि फिलासफरों को हमेशा फाके मस्त रहना चाहिए? जी हाँ। फिलासफर अगर मोह पर विजय न पा सके तो फिलासफर कैसा? इस लिहाज से तो शायद मिस्टर मेहता भी फिलासफर न ठहरे। मेहता ने जैसे आस्तीन चढ़ाकर कहा, मैंने तो कभी यह दावा नहीं किया राय साहब। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जिन औजारों से लोहार काम करता है, उन्हीं औजारों से सुनार नहीं करता। क्या आप चाहते हैं आम भी उसी दशा में फूले फले जिसमें बबूल या ताड़? मेरे लिए धन केवल उन सुविधाओं का नाम है जिनमें मैं अपना जीवन सार्थक कर सकूं। धन मेरे लिए बढ़ने और फलने फूलने वाली चीज नहीं, केवल साधन है। मुझे धन की बिल्कुल इच्छा नहीं। आप वह साधन जुटा दे जिसमें अपने जीवन का उपयोग कर सकूं। ओंकारनाथ समस्तवादी थे। व्यक्ति की इस प्रधानता को कैसे स्वीकार करते? इसी तरह हर एक मजदूर कह सकता है कि उसे काम करने की सुविधाओं के लिए 1,000 महीने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि उस मजदूर के बगैर आपका काम नहीं चल सकता, तो आपको वह सुविधाएं देनी पड़ेंगी। अगर वही काम दूसरा मजदूर थोड़ी सी मजदूरी में कर दे, तो कोई वजह नहीं कि आप पहले मजदूर की खुशामद करें। अगर मजदूरों के हाथ में अधिकार होता, तो मजदूरों के लिए स्त्री और शराब भी उतनी ही जरूरी सुविधा हो जाती जितनी फिलासफरों के लिए। तो आप विश्वास मानिए, मैं उनसे ईर्ष्या ना करता। जब आपको जीवन सार्थक करने के लिए स्त्री इतनी आवश्यक है, तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते? मेहता ने अपने संकोच भाव से कहा, इसलिए कि मैं समझता हूँ मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता। विवाह तो आत्मा को और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। खन्ना ने इसका समर्थन किया। बंधन और निग्रह पुरानी थ्योरियों है, नई थ्योरी है मुक्त भोग। मालती ने चौकी पकड़ी। तो अब मिसेस खन्ना को तलाक के लिए तैयार करना चाहिए। तलाक का बिल पास हो, शायद उसका पहला उपयोग आप ही करेंगे। कामिनी ने मालती की ओर विष भरी आंखों से देखा, सिकोड़ लिया, मानो कह रही हैं, खन्ना तुम्हें मुबारक रहे, मुझे परवाह नहीं। मालती ने मेहता की तरफ देखकर कहा, इस विषय में आपका क्या विचार है मिस्टर मेहता? मेहता गंभीर हो गए। वह किसी प्रश्न पर अपना मत प्रकट करते थे तो जैसे अपनी सारी आत्मा उसमें डाल देते थे। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ, और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने के पहले आप स्वाधीन हैं। समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं, तो आप तलाक के विरोधी हैं। क्यों? पक्का। और मुक्त भोग वाला सिद्धांत, वह उनके लिए है जो विवाह नहीं करना चाहते हैं। अपनी आत्मा का संपूर्ण विकास सभी चाहते हैं। फिर विवाह कौन करे और क्यों करे? इसलिए कि मुक्ति सभी चाहते हैं, पर ऐसे बहुत कम हैं जो लोभ से अपना गला छुड़ा सके। आप श्रेष्ठ किसे समझते हैं, विवाहित जीवन को या अविवाहित जीवन को? धनुष यज्ञ का अभिनय निकट था। 10 से 1 तक धनुष यज्ञ, 1 से 3 तक प्रहसन या प्रोग्राम था। भोजन की तैयारी शुरू हो गई। मेहमानों के लिए
बंगले में रहने का अलग अलग प्रबंध था। खन्ना परिवार के लिए 2 कमरे रखे गए थे और भी कितने ही मेहमान आ गए थे। सभी अपने अपने कमरों में गए और कपड़े बदलकर भोजनालय में जमा हो गए। यहाँ छूत छात का कोई भेद न था। सभी जातियों और वर्णों के लोग साथ भोजन करने बैठे। केवल संपादक ओंकार नाथ सबसे अलग अपने कमरे में फलाहार करने गए और कामिनी खन्ना को सिर दर्द हो रहा था। उन्होंने भोजन करने से इनकार किया। भोजनालय में मेहमानों की संख्या 25 से कम न थी। शराब भी थी और मांस भी। इस उत्सव के लिए राय साहब अच्छी किस्म की शराब खास तौर पर खिंचवाते थे। खींची जाती थी दवा के नाम से, पर होती थी खालिस शराब। मांस भी कई तरह के पकते थे। कोफ्ते, कबाब और पुलाव, मुर्गियां, बकरा, हिरन, तीतर मोर, जिसे जो पसंद हो वह खाए। भोजन शुरू हो गया तो मिस मालती ने पूछा, संपादक जी कहाँ रह गए? किसी को भेजो राय साहब, उन्हें पकड़ लाएं। राय साहब ने कहा, वह वैष्णव हैं, उन्हें यहाँ बुलाकर क्यों बेचारे का धर्म नष्ट करोगी? बड़ा ही आचारनिष्ठ आदमी है। अजी और कुछ नहीं, तमाशा तो रहेगा। सहसा एक सज्जन को देखकर उसने पुकारा, आप भी तशरीफ रखते हैं मिर्जा खुर्शीद? यह काम आपके सुपुर्द, आपकी लियाकत की परीक्षा हो जाएगी। मिर्जा खुर्शीद गोरे चिट्टे आदमी थे। भूरी भूरी मूछें, नीली आंखें, दोहरी देह, चांद के बाल सफाचट, छकली आचकन और चूड़ीदार पैजामा पहने थे। ऊपर से हैट लगा लेते थे। वोटिंग के समय चौक पड़ते थे और नेशनलिस्टों की तरह वोट देते थे। सूफी मुसलमान थे। 2 बार हज कर आए थे, मगर शराब खूब पीते थे। कहते थे, जब हम खुदा का एक हुक्म भी नहीं कभी नहीं मानते तो दीन के लिए क्यों जान दे। बड़े दिल्लगी बाज बेफिक्रे जीव थे। पहले बसरे में ठेके का कारोबार करते थे, लाखों कमाए, मगर शामत आई की एक मेम से आशनाई कर बैठे। मुकदमेबाजी हुई, जेल जाते जाते बचे। 24 घंटे के अंदर मुल्क से निकल जाने का हुक्म हुआ। जो कुछ जहां था वहीं छोड़ा और सिर्फ 50,000 लेकर भाग खड़े हुए। बम्बई में उनके एजेंट थे। सोचा था उनके हिसाब किताब कर ले और जो कुछ निकलेगा उसी से जिंदगी काट देंगे, मगर एजेंटों ने जाल करके उनसे वह 50,000 भी ऐंठ लिए। निराश होकर वहां से लखनऊ चले। गाड़ी में एक महात्मा से साक्षात हुआ। महात्मा जी ने उन्हें सब्ज बाग दिखाकर उनकी घड़ी, अंगूठियां, रुपए सब उड़ा लिए। बेचारे लखनऊ पहुंचे तो देह के कपड़े के सिवा और कुछ न था। राय साहब से पुरानी मुलाकात थी। कुछ उनकी मदद से और कुछ अन्य मित्रों की सहायता से एक जूते की दुकान खोल ली। वह अब लखनऊ की सबसे चलती हुई जूते की दुकान थी। 400-500 रोज की बिक्री थी। जनता को उन पर थोड़े ही दिनों में इतना विश्वास हो गया कि एक बड़े भारी मुस्लिम तालुकेदार को नीचा दिखाकर काउंसिल में पहुंच गए। अपनी जगह पर बैठे बैठे बोले, जी नहीं, मैं किसी का दीन नहीं बिगाड़ता। यह काम आपको खुद करना चाहिए। मजा तो जब है कि आप उन्हें शराब पिलाकर छोड़ें। यह आपने हुस्न के जादू की आजमाइश है। चारों तरफ से आवाजें आई, हाँ हाँ मिस मालती, आज आपका कमाल दिखाइए। मालती ने मिर्जा को ललकारा, कुछ इनाम दोगे? 100 रुपए की एक थैली। खुश? 100 रुपए? लाख रुपए का धर्म बिगाड़ूं 100 के लिए? अच्छा, आप खुद अपनी फीस बताइए। 1,000 कौड़ी कम नहीं। अच्छा मंजूर। जी नहीं, लाकर मेहता जी के हाथ में रख दीजिए। मिर्जा जी ने तुरंत 100 रुपए का नोट जेब से निकाला और उसे दिखाते हुए खड़े होकर बोले, भाइयों, यह हम सब मर्दों की इज्जत का मामला है। अगर मिस मालती की फरमाइश ना पूरी हुई तो हमारे लिए कहीं मुंह दिखाने की जगह ना रहेगी। अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं मिस मालती को एक एक अदा पर 1-1 लाख कुर्बान कर देता। एक पुराने शायर ने अपने माशूक के एक काले तिल पर समरकंद और बुखारा के सूबे कुर्बान कर दिए थे। आज आप सभी साहबों की जवाह मर्दगी और हुस्न परस्ती का इम्तिहान है। जिसके पास जो कुछ हो सच्चे सूरमा की तरह निकाल कर रख दे। आपको इल्म की कसम, माशूक की अदाओं की कसम, अपनी इज्जत की कसम, पीछे कदम ना हटाइएगा। मर्दों, रुपए खर्च हो जाएंगे, नाम हमेशा के लिए रह जाएगा। ऐसा तमाशा लाखों में भी सस्ता है। देखिए लखनऊ के हसीनों की रानी एक जाहिद पर अपने हुस्न का मंत्र कैसे चलाती हैं। भाषण समाप्त करते ही मिर्जा जी ने हर एक की
जेब की तलाशी शुरू कर दी। पहले मिस्टर खन्ना की तलाशी हुई। उनकी जेब से 5 रुपए निकले। मिर्जा ने मुंह फीका करते हुए बोला, वाह खन्ना साहब वाह, नाम बड़े दर्शन थोड़े। इतनी कंपनियों के डायरेक्टर, लाखों की आमदनी और आपकी जेब में 5 रुपए। लाहौल बिला कुबत। कहाँ है मेहता? आप जरा जाकर मिसेस खन्ना से कम 100 रुपए वसूल कर लाएं। खन्ना खिसियाकर बोले, अजी उनके पास एक पैसा भी ना होगा। कौन जानता था कि यहाँ आप तलाशी लेना शुरू करेंगे। खैर आप खामोश रहिए, हम अपनी तकदीर तो आजमा लें। अच्छा तो मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। जी नहीं, आप यहाँ से हिल नहीं सकते। मिस्टर मेहता, आप फिलासफर हैं, मनोवैज्ञानिक के पंडित, देखिए अपनी भेद ना कराइएगा। मेहता शराब पीकर मस्त हो जाते थे। उस मस्ती में उनका दर्शन उड़ जाता था और विनोद सजीव हो जाता था। लपक कर मिसेस खन्ना के पास गए और 5 मिनट ही में मुंह लटकाए लौट आए। मिर्जा ने पूछा, अरे क्या खाली हाथ? राय साहब हंसे, काजी के घर चूहे भी सयाने। मिर्जा ने कहा, ओ बड़े खुशनसीब खन्ना, खुदा की कसम। मेहता ने कहा मारा और जेब से 100 100 रुपए के 5 नोट निकाले। मिर्जा ने लपक कर उन्हें गले लगा लिया। चारों तरफ से आवाजें आने लगी, कमाल है, मानता हूँ उस्ताद, क्यों ना हो, फिलासफर ही जो ठहरे। मिर्जा ने नोटों को आंखों से लगाकर कहा, भाई मेहता, आज से मैं तुम्हारा शागिर्द हो गया, बताओ क्या जादू मारा। मेहता अकड़कर लाल लाल आंखों से ताकते हुए बोले, अजी कुछ नहीं। ऐसा कौन सा बड़ा काम था? जाकर पूछा, अंदर आऊं? बोली, हाँ जी मेहता जी आइए। मैंने अंदर जाकर कहा, वहां लोग ब्रिज खेल रहे हैं, अंगूठी 1,000 से कम की नहीं है। आपने तो देखा है, बस वही वही। आपके पास रुपए हो तो 500 रुपए देकर 1,000 की चीज ले लीजिए। ऐसा मौका फिर ना आएगा। मिस मालती ने इस वक्त रुपए ना दिए तो बेदाग निकल जाएंगी। पीछे से कौन देता है, शायद इसलिए उन्होंने अंगूठी निकाल ली है कि 500 रुपए किसके पास धरे होंगे। मुस्कुराई और चट से बटुए से 5 नोट निकाल कर दे दिए और बोली, मैं बिना कुछ लिए घर से नहीं निकलती, न जाने कब क्या जरूरत पड़े। खन्ना खिसिया कर बोले, जब हमारे प्रोफेसरों का यह हाल है तो यूनिवर्सिटी का ईश्वर ही मालिक है। खुर्शेद ने घाव पर नमक छिड़का, अरे तो ऐसी कौन सी बड़ी रकम है जिसके लिए आपका दिल बैठा जाता है? खुदा झूठ न बुलवाए, तो यह आपकी एक दिन की आमदनी है, समझ लीजिएगा। एक दिन बीमार पड़ गए तो जाएगा भी तो मिस मालती ही के हाथ में। आपके दर्द जिगर की दवा मिस मालती ही के पास तो है। मालती ने ठोकर मारी, देखिए मिर्जा जी, तबेले में लतियाऊ अच्छी नहीं। मिर्जा ने दुम हिलाई, कान पकड़ता हूँ देवी जी। मिस्टर तनख्वाह की तलाशी हुई, मुश्किल से 10 रुपए निकले। मेहता की जेब से केवल अठन्नी निकली। कई सज्जनों ने एक एक 2 2 रुपए खुद दे दिए। हिसाब जोड़ा गया तो 300 की कमी थी। यह कमी राय साहब ने उदारता के साथ पूरी कर दी। संपादक जी ने मेवे और फल खाए थे और जरा कमर सीधी कर रहे थे कि राय साहब ने जाकर कहा, आपको मिस मालती याद कर रही हैं। खुश होकर बोले, मिस मालती मुझे याद कर रही हैं, धन्यवाद। राय साहब के साथ ही हाल में आ विराजे। उधर नौकरों ने मेजें साफ कर दी थी। मालती ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। संपादक जी ने नम्रता दिखाई, बैठिए, तकल्लुफ न कीजिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मालती ने श्रद्धा भरे स्वर से कहा, आप तकल्लुफ समझते होंगे, मैं समझती हूँ, मैं अपना सम्मान बढ़ा रही हूँ। यूँ आप अपने को कुछ समझे और आपको शोभा भी नहीं देता है। इसलिए यहाँ जितने सज्जन जमा हैं, सभी आपकी राष्ट्र और साहित्य सेवा से भली भांति परिचित हैं। आपने इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम किए हैं, अभी चाहे लोग उसका मूल्य ना समझे, लेकिन वह समय अब बहुत दूर नहीं है। मैं तो कहती हूँ वह समय आ गया है जब हर जगह नगर में आपके नाम की सड़कें बनेंगी, क्लब बनेंगे, टाउन हॉलों में आपके चित्र लटकाए जाएंगे। इस वक्त जो थोड़ी बहुत जागृति है, वह आप ही के महान उद्योग का प्रसाद है। आपको यह जानकर आनंद होगा कि देश में अब आपके ऐसे अनुयायी पैदा हो गए हैं जो आपके देहात सुधार आंदोलन में आपका हाथ बटाने को उत्सुक हैं। और उन सज्जनों की बड़ी इच्छा है कि यह काम संगठित रूप से किया जाए और एक देहात सुधार संघ स्थापित किया जाए, जिसके आप सभापति हों। ओंकार नाथ के जीवन में यह पहला अवसर था कि उन्हें चोटी के आदमियों में इतना सम्मान मिले। जो वह कभी कभी आम जलसों में बोलते थे और कई सभाओं में
मंत्री और उपमंत्री भी थे, लेकिन शिक्षित समाज ने अब तक उनकी उपेक्षा ही की थी। उन लोगों में वह किसी तरह मिल ना पाते थे, इसलिए आम जलसों में उनकी निष्क्रियता और स्वार्थकता की शिकायत किया करते थे और अपने पत्र में एक एक को रगेदते थे। कलम तेज थी, वाणी कठोर, साफ गोही की जगह उच्छलता कर बैठते थे, इसलिए लोग उन्हें खाली ढोल समझते थे। उसी समाज में आज उनका इतना सम्मान कहाँ है? आज स्वराज और स्वाधीन भारत और हंटर के संपादक आकर देखें और अपना कलेजा ठंडा करें। आज अवश्य ही देवताओं की उन पर कृपा दृष्टि है, सदी कभी निष्फल नहीं जाता। यह ऋषि का वाक्य है। वह स्वयं अपनी नजरों में उठ गए, कृतज्ञता से पुलकित होकर बोले, देवी जी, आप तो मुझे कांटों में घसीट रही हैं। मैंने तो जनता की जो कुछ भी सेवा की, अपना कर्तव्य समझकर की। मैं इस सम्मान को अपना नहीं, उस उद्देश्य का सम्मान समझ रहा हूँ जिसके लिए मैंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि प्रधान का पद किसी प्रभावशाली पुरुष को दिया जाए। मैं पदों में विश्वास नहीं रखता। मैं तो सेवक हूँ और सेवा करना चाहता हूँ। मिस मालती इसे किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकती। सभापति पंडित जी को बनना पड़ेगा। नगर में उससे ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति दूसरा नहीं दिखाई देता, जिसकी कलम में जादू है, जिसकी जबान में जादू है, जिसके व्यक्तित्व में जादू है। वह कैसे कहता है कि वह प्रभावशाली नहीं है? वह जमाना गया जब धन और प्रभाव में मेल था। अब प्रतिभा और प्रभाव में मेल का युग है। संपादक जी को यह पद अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। मंत्री मिस मालती होंगी। इस सभा के लिए 1000 का चंदा भी हो गया है और अभी तो सारा शहर और प्रांत पड़ा हुआ है। 4-5 लाख मिल जाना मामूली बात है। ओंकारनाथ पर कुछ नशा सा चढ़ने लगा। उनके मन में जो एक प्रकार की फुरहरी सी उठ रही थी, उसने गंभीर उत्तरदायित्व का रूप धारण कर लिया। बोले, मगर यह आप समझ ले मिस मालती कि यह बड़ी जिम्मेदारी का काम है और आपको अपना बहुत समय देना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभा भवन में मुझे सबसे पहले मौजूद पाएंगी। मिर्जा जी ने पुचारा दिया, आपका बड़े बड़े दुश्मन भी यह नहीं कह सकता कि आप अपना फर्ज अदा करने में कभी किसी से पीछे रहे। मिस मालती ने देखा शराब कुछ कुछ असर करने लगी है, तो और भी गंभीर बनकर बोली, अगर हम लोग इस काम की महानता न समझते तो न यह सभा स्थापित होती और न आप इसके सभापति होते। हम किसी रईस या तालुकेदार को सभापति बनाकर धन खूब बटोर सकते हैं और सेवा की आड़ में स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन यह हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा एकमात्र उद्देश्य जनता की सेवा करना है और उसका सबसे बड़ा साधन आपका पत्र है। हमने निश्चय किया है कि हर एक गांव में इसका प्रचार किया जाए और जल्द से जल्द उसकी ग्राहक संख्या को 20,000 तक पहुंचा दिया जाए। प्रांत की सभी म्यूनिसिपैलिटियों और जिला बोर्ड के चेयरमैन हमारे मित्र हैं। कई चेयरमैन तो यही विराजमान हैं। अगर हर एक ने 500-500 प्रतियां भी ली तो 25,000 प्रतियां तो आप यकीन समझें। फिर राय साहब और मिर्जा साहब की यह सलाह है कि काउंसिल में इस विषय का एक प्रस्ताव रखा जाए कि प्रत्येक गांव के लिए बिजली की एक प्रति सरकारी तौर पर मंगाई जाए या कुछ वार्षिक सहायता स्वीकार की जाए और हमें पूरा विश्वास है कि यह प्रस्ताव पास हो जाएगा। ओंकारनाथ ने जैसे नशे में झूमते हुए कहा, हमें गवर्नर के पास डेपुटेशन ले जाना होगा। मिर्जा खुर्शीद बोले, जरूर जरूर। उनसे कहना होगा कि किसी सभ्य शासन के लिए यह कितनी लज्जा और कलंक की बात है कि ग्रामोत्थान का अकेला पत्र होने पर भी बिजली का अस्तित्व तक नहीं स्वीकार किया जाता। मिर्जा खुर्शीद ने कहा, अवश्य अवश्य, मैं गर्व नहीं करता। अभी गर्व करने का समय नहीं आया, लेकिन मुझे इसका दावा है कि ग्राम संगठन के लिए बिजली ने जितना सहयोग किया है। मिस्टर मेहता ने सुधारा, नहीं महाशय, तपस्या कहिए। मैं मिस्टर मेहता को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, इसे तपस्या ही कहना चाहिए, बड़ी कठोर तपस्या। बिजली ने जो तपस्या की है वह इस प्रांत के ही नहीं, इस राष्ट्र के इतिहास में अभूतपूर्ण है। मिर्जा खुर्शीद बोले, जरूर जरूर। मिस मालती ने एक पैग और दिया, हमारे संघ ने यह निश्चय भी किया है कि काउंसिल में अब की जो जगह खाली हो
उसके लिए आपको उम्मीदवार खड़ा किया जाए। आपको केवल अपनी स्वीकृति देनी होगी, शेष सारा काम हम लोग कर लेंगे। आपको न खर्च से मतलब, न प्रोपेगेंडा, न धूप दौड़ से। ओंकारनाथ की आंखों की ज्योति दुगनी हो गई। गर्वपूर्ण नम्रता से बोले, मैं आप लोगों का सेवक हूँ, मुझसे जो काम चाहे ले लीजिए। हम लोगों को आपसे ऐसी ही आशा है। हम अब तक झूठे देवताओं के सामने नाक रगड़ते रगड़ते हार गए और कुछ हाथ न लगा। अब अपने आप में सच्चा पथ प्रदर्शक, सच्चा गुरु पाया है और इस शुभ दिन के आनंद में आज हमें एक मन एक प्राण होकर अपने अहंकार को, अपने दम्भ को तिलांजलि दे देना चाहिए। हमें आज से कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। हम सब एक ही माता के बालक, एक ही गोद में खेलने वाले, एक ही थाली में खाने वाले भाई हैं। जो लोग भेदभाव में विश्वास रखते हैं, जो लोग पृथकता और कट्टरता के उपासक हैं, उनके लिए हमारी सभा में स्थान नहीं है। जिस सभा के सभापति पूज्य ओंकार नाथ जी जैसे विशाल हृदय व्यक्ति हों, उस सभा में ऊंच नीच का, खान पान का और जाति पाति का भेद नहीं हो सकता। जो महानुभाव एकता में और राष्ट्रीयता में विश्वास न रखता हो, वे कृपा करके यहाँ से उठ जाएं। राय साहब ने शंका की। मेरे विचार से एकता का यह आशय नहीं है कि सब लोग खान पान का विचार छोड़ दें। मैं शराब नहीं पीता, तो क्या मुझे इस सभा से अलग हो जाना पड़ेगा? मालती ने निर्मम स्वर में कहा, बेशक अलग हो जाना पड़ेगा। आप इस संघ में रहकर किसी तरह का भेदभाव नहीं रख सकते। मेहता जी ने घोड़े को ठोका। मुझे संदेह है कि हमारे सभापति जी स्वयं खान पान की एकता में विश्वास नहीं रखते हैं। ओंकार नाथ का चेहरा जर्द पड़ गया। इस बदमाश से यह क्या बेवक्त की सहनाई बजा दी। दुष्ट कहीं गड़े मुर्दे ना उखाड़ने लगे, नहीं यह सारा सौभाग्य स्वप्न की भांति शून्य में विलीन हो जाएगा। मिस मालती ने उनके मुंह की ओर जिज्ञासा की दृष्टि से देखकर दृढ़ता से कहा, आपका संदेश निराधार है महोदय। में क्या आप समझते हैं कि राष्ट्र की एकता का ऐसा अनन्य उपासक, ऐसा उदार चेत पुरुष, ऐसा रसिक कवि इस निरर्थक और लज्जाजनक भेद को मान्य समझेगा? ऐसी शंका करना उसकी राष्ट्रीयता का अपमान करना होगा। ओंकारनाथ का मुखमंडल प्रदीप्त हो गया। प्रसन्नता और संतोष की आभा झलक पड़ी। मालती ने उसी स्वर में कहा, और इससे भी अधिक उनकी पुरुष भावना का। एक रमणी के हाथों से शराब का प्याला पाकर वह कौन भद्र पुरुष है जो इनकार कर दे? यह तो नारी जाति का अपमान होगा। उस नारी जाति का जिसके नयन बाणों से अपने हृदय को बिंदव की लालसा पुरुष मात्र की होती है, जिसकी अदाओं पर मर मिटने के लिए बड़े बड़े महीप लालित होते हैं। लाइए बोतल और प्याले और दौड़ चलने दीजिए। इस महान अवसर पर किसी तरह की शंका, किसी तरह की आपत्ति राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। पहले हम अपने सभापति की सेहत का जाम पिएंगे। बर्फ, शराब और सोडा पहले ही से तैयार था। मालती ने ओमकारनाथ को अपने हाथों से लाल विष से भरा हुआ ग्लास दिया और उन्हें कुछ ऐसी जादू भरी चितवन से देखा कि उनकी सारी निष्ठा, सारी श्रेष्ठता काफुर हो गई। मन ने कहा, सारा आचार विचार परिस्थितियों के अधीन है। आज तुम दरिद्र हो, किसी मोटर कार को धूल उड़ाते देखते हो तो ऐसा बिगड़ते हो कि उसे पत्थर से चूर चूर कर दो। लेकिन क्या तुम्हारे मन में कार की लालसा नहीं है? परिस्थिति ही विधि है और कुछ नहीं। बाप दादों ने नहीं पी, ना पी हो, उन्हें ऐसा अवसर ही कब मिला था? उनकी जीविका पोथी पत्रों पर थी। शराब लाते कहाँ से और पीते भी तो जाते कहाँ? फिर वह तो रेलगाड़ी पर ना चढ़ते थे, कल का पानी ना पीते थे, अंग्रेजी पढ़ना पाप समझते थे। समय कितना बदल गया है। समय के साथ अगर नहीं चल सकते तो वह तुम्हें पीछे छोड़कर चला जाएगा। ऐसी महिला के कोमल हाथों से विष भी मिले तो शिरोधार्य करना चाहिए। जिसके स्वभाव के लिए बड़े बड़े रोज तरसते हैं, वह आज उनके सामने खड़ा है। क्या वह उसे ठुकरा सकते हैं? उन्होंने ग्लास ले लिया और सिर झुकाकर अपनी कृतज्ञता दिखाते हुए एक ही सांस में पी गए और तब लोगों को गर्व भरी आंखों से देखा, मानो कह रहे हों, अब तो आपको मुझ पर विश्वास आया। क्या समझते हैं मैं निरा पोंगा पंडित हूँ? अब तो मुझे दम्भी और पाखंडी कहने का साहस नहीं कर सकते। हाल में एक शोर गुल मचा कि कुछ न पूछो, जैसे पिटारे में बंद गहे निकल पड़े हों। वाह देवी जी, क्या कहना है, कमाल है। मिस मालती कमाल है। तोड़ दिया, नमक का कानून तोड़ दिया, धर्म का किला तोड़ दिया, नेम का घड़ा फोड़ दिया। ओंकार नाथ के कंठ के नीचे शराब का पहुंचना था
कि उनकी रसिकता वाचाल हो गई। मुस्कुराकर बोले, मैंने अपने धर्म की धाती मिस मालती के कोमल हाथों में सौंप दी और मुझे विश्वास है वह उसको यथोचित रक्षा करेंगी। उनके चरण कमलों के इस प्रसाद पर मैं ऐसे 1000 धर्मों को न्यौछावर कर सकता हूँ। वह कहो से हॉल हाल गूंज उठा। संपादक जी का चेहरा फूल उठा था, आंखें झुकी पड़ी थी। दूसरा ग्लास भरकर बोले, यह मिस मालती की सेहत का जाम है, आप लोग पिए और उन्हें आशीर्वाद दें। लोगों ने फिर अपने अपने ग्लास खाली कर दिए। उसी वक्त मिर्जा खुर्शेद ने एक माला लाकर संपादक जी के गले में डाल दी और बोले, सज्जनों, पृथ्वी में अभी अपने पूज्य सदर साहब की शान में एक कसीदा कहा है, आप लोगों की इजाजत हो तो सुनाऊं। चारों तरफ से आवाजें आई, हाँ हाँ जरूर सुनाइए। ओंकारनाथ भंग तो आए दिन पिया करते थे और उनका मस्तिष्क उसका अभ्यस्त हो गया था, मगर शराब पीने का उनका यह पहला मौका था। भंग का नशा मंथर गति से एक स्वप्न की भांति आता है और मस्तिष्क पर मेघ के समान छा जाता है। उनकी चेतना बनी रहती है। उन्हें खुद मालूम होता है था कि इस समय उनकी वाणी बड़ी लच्छेदार है और उनकी कल्पना बहुत प्रबल। शराब का नशा उनके ऊपर सिंह की भांति झपटा और दबोच बैठा। वह कहते कुछ है, मुंह से निकलता कुछ है, फिर वह ज्ञान भी जाता है। वह क्या कहते हैं और क्या करते हैं, इसकी सुध ही ना रही। यह स्वप्न का रोमानी वैचित्र ना था, जागृत का यह चक्कर था जिसमें साकार निराकार हो जाता है। न जाने कैसे उनके मस्तिष्क में यह कल्पना जाग उठी कि कसीदा पढ़ना कोई बड़ा अनुचित काम है। मेज पर हाथ पटक कर बोले, नहीं, कदापि नहीं, यहाँ कोई कसीदा नहीं होगा, नहीं होगा। हम सभापति हैं, हमारा हुक्म है। हम अभी इस सभा को तोड़ सकते हैं, अभी तोड़ सकते हैं, सभी को निकाल सकते हैं। कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। हम सभापति हैं, कोई दूसरा सभापति नहीं है। मिर्जा ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, इस कसीदे में तो आपकी तारीफ की गई है। संपादक जी ने लाल पर ज्योतिहीन नेत्र से देखा। तुम हमारी तारीफ क्यों की? क्यों की? बोलो, क्यों हमारी तारीफ की? हम किसी का नौकर नहीं है, किसी के बाप का नौकर नहीं है, किसी साले का दिया नहीं खाते। हम खुद संपादक हैं, हम बिजली का संपादक है। हम अपने सबका तारीफ करेगा। देवी जी, हम तुम्हारा तारीफ नहीं करेगा। हम कोई बड़ा आदमी नहीं है, हम सबका गुलाम है। हम आपका चरण रज है। मालती देवी हमारी लक्ष्मी, हमारी सरस्वती, हमारी राधा। यह कहते हुए वे मालती के चरणों की तरफ झुके और मुंह के बल फर्श पर गिर पड़े। मिर्जा खुर्शीद ने उठ दौड़कर उन्हें संभाला और कुर्सियां हटाकर वहीं जमीन पर लिटा दिया। फिर उनके कानों के पास मुंह ले जाकर बोले, राम राम सत है, कहिए तो आपका जनाजा निकाले। राय साहब ने कहा, कल देखना कितना बिगड़ता है, एक एक को अपने पत्र में रंगेदेगा और ऐसा ऐसा रंगेदेगा कि आप भी याद करेंगे। एक ही दुष्ट है, किसी पर दया नहीं करता, लिखने में तो अपना जोर नहीं रखता। ऐसा गधा आदमी कैसे इतना अच्छा लिखता है, यह रहस्य है। कई आदमियों ने संपादक जी को उठाया और ले जाकर उनके कमरे में लिटा दिया। उधर पंडाल में धनुष यज्ञ हो रहा था। कई बार इन लोगों को बुलाने के लिए आदमी आ चुके थे। कई हुकाम भी पंडाल में आ चुके थे। लोग उधर जाने को तैयार हो रहे थे कि सहसा एक अफगान आकर खड़ा हो गया। गोरा रंग, बड़ी बड़ी मूछें, ऊंचा कद, चौड़ा सीना, आंखों में निर्भयता का उन्माद भरा हुआ, ढीला नीचा कुर्ता, पैरों में सलवार, जरी के काम की सदरी, सिर पर पगड़ी और कुल्हाड़, कंधे में चमड़े का बैग लटकाए, कंधे पर बंदूक रखे और कमरे में तलवार बांधे न जाने किधर से आ खड़ा हो गया और गरज कर बोला, खबरदार, कोई यहाँ से मत जाओ। हमारा साथ का आदमी पर डाका पड़ा है। यहाँ का जो सरदार है वह हमारा आदमी को लूट लिया है। उसका माल तुमको देना होगा, एक एक कौड़ी देना होगा। कहाँ है सरदार? उसको बुलाओ। राय साहब ने सामने आकर क्रोध भरे स्वर में कहा, कैसी लूट, कैसा डाका? यह तुम लोगों का काम है। यहाँ कोई किसी को नहीं लूटता। साफ साफ कहो, क्या मामला है? अफगान ने आंखें निकाली और बंदूक का कुंदा जमीन पर पटक कर बोला, हमसे पूछता है कैसा लूट, कैसा डाका? तुम लूटता है, तुम्हारा आदमी लूटता है। हम यहाँ की कोठी का मालिक है। हमारी कोठी में 50 जवान है। हमारा आदमी रुपए तहसील कर लाता था, 1000, वह तुम लूट लिया और कहता है कैसा डाका? हम बतलाएगा कैसा डाका होता है।
हमारा 2500 जवान अभी आता है, हम तुम्हारा गांव लूट लेगा। कोई साला कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। खन्ना ने अफगान के तेवर देखे तो चुपके से उठ के निकल जाए। सरदार ने जोर से डांटा, कहाँ जाता है तू? कोई कहीं नहीं जा सकता, नहीं हम सबको कत्ल कर देगा, अभी फैर कर देगा। हमारा तुम कुछ नहीं कर सकता, हम तुम्हारा पुलिस से नहीं डरता। पुलिस का आदमी हमारा शकल देखकर भागता है, हमारा अपना कासल है, हम उसको खत लिखकर लाट साहब के पास जा सकता है, हम यहाँ से किसी की नहीं जाने देगा। तुम हमारा 1000 रुपये लूट लिया, हमारा रुपया नहीं देगा तो हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम सब आदमी दूसरों के माल को लूटता करता है और यूं माशूक के साथ शराब पीता है। मिस मालती उसकी आंख बचाकर कमरे से निकलने लगी कि वह बाज की तरह टूटकर उनके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, तुम इन बदमाशों से हमारा माल दिलवाएगा, नहीं हम तुमको उठा ले जाएगा और अपनी कोठी में जश्न मनाएगा। तुम्हारा हुस्न पर हम आशिक हो गया, या तो हमको 1000 अभी अभी दे दो या तुम्हारा हमारे साथ चलना पड़ेगा, तुमको अब नहीं छोड़ेगा। हम तुम्हारा आशिक हो गया, हमारा दिल और जिगर फटा जाता है। हमारा इस जगह 25 जवान है, इस जिले में हमारा 500 जवान काम करता है। हम अपने कबीले का खान है, हमारे कबीले में 10,000 सिपाही हैं। हम काबुल के अमीर से लड़ सकते हैं। अंग्रेज सरकार हमको 20,000 सालाना खिराज देता है। अगर तुम हमारा रुपया नहीं देता तो हम गांव लूट लेगा और तुम्हारा माशूक को उठा ले जाएगा। खून करने में हमको लुत्फ आता है, हम खून का दरिया बहा देगा। मजलिस पर आतंक छा गया। मिस मालती अपना चहकना भूल गई, खन्ना की पिंडलियां कांप रही थी। बेचारे चोट चपेट के भय से एक मंजिल बंगले में रहते थे। जीने पर चढ़ना उनके लिए सूली पर चढ़ने से कम ना था। गर्मी में भी डर के मारे कमरे में सोते थे। राय साहब की ठकुराई का अभिमान था, वह अपने ही गांव में एक पठान के डर जाना हास्यास्पद समझते थे। लेकिन उसकी बंदूक को क्या करते, उन्होंने जरा भी ची चपड़ किया तो इसने बंदूक चलाई। कुछ तो होते ही हैं ये सब, और निशाना भी इन सब का कितना अचूक होता है। अगर उसके हाथ में बंदूक न होती तो राय साहब उसके सींग मिलाने को भी तैयार हो जाते। मुश्किल यही थी कि दुष्ट किसी को बाहर नहीं जाने देता, नहीं दम में सारा गांव जमा हो जाता और इससे पूरे जत्थे को पीट पाट कर रख देता। आखिर उन्होंने दिल मजबूत किया और जान पर खेलकर बोले, हमसे आपसे कह दिया कि हम चोर डाकू नहीं हैं। मैं यहाँ की काउंसिल का मेंबर हूँ और यह देवी जी लखनऊ की सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं। यहाँ सभी शरीफ और इज्जतदार लोग जमा हैं। हमें बिल्कुल खबर नहीं आपके आदमियों को किसने लूटा। आप जाकर थाने में रपट कीजिए। खान ने जमीन पर पैर पटके पैतरे बदले और बंदूक को कंधे से उतारकर हाथ में लेते हुए दहाड़ा, मत बकबक करो। काउंसिल का मेंबर को हम इस तरह पैरों से कुचल देता है, जमीन पर पाँव रगड़ता है। हमारा हाथ मजबूत है, हमारा दिल मजबूत है, हम खुदा तला के सिवा और किसी से नहीं डरता। तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो हम, राय साहब की तरफ इशारा करते हुए, अभी तुमको कत्ल कर देगा। अपनी तरफ बंदूक की नली देखकर राय साहब झुककर मेज के बराबर आ गए। अजीब मुसीबत में जान फंसी थी। शैतान बरबस कहे जाता था, तुमने हमारे रुपए लूट लिए। ना कुछ सुनता, ना कुछ समझता, ना किसी को बाहर आने जाने देता था। नौकर चाकर, सिपाही प्यादे सब धनुष यज्ञ देखने में मग्न थे। जमींदारों के नौकर यूं ही आलसी और कामचोर होते ही हैं। जब तक 10 दफे ना पुकारा जाए बोलते ही नहीं। और इस वक्त तो वे शुभ काम में लगे हुए थे। धनुष यज्ञ उनके लिए केवल तमाशा नहीं, भगवान की लीला थी। अगर एक आदमी भी इधर आ जाता तो सिपाहियों को खबर हो जाती और दम भर में खान का सारा खान पान निकल जाता। दाढ़ी के एक एक बाल नुच जाते। कितना गुस्सेवर है, होता भी तो जल्लाद है। न मारने का गम, न जीने की खुशी। मिर्जा साहब ने चकित नेत्रों से देखा। क्या बताऊं, कुछ अक्ल काम नहीं करती। मैं आज अपना पिस्तौल घर ही छोड़ आया, नहीं मजा चखा देता। खन्ना रोना मुंह बनाकर बोले, कुछ रुपए देकर किसी तरह इस बल्ला को टालिए। राय साहब ने मालती की ओर देखा। देवी जी, अब आपकी क्या सलाह है? मालती का मुखमंडल तमतमा रहा था। बोली, होगा क्या? मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है और आप लोग बैठे देख रहे हैं। बोस मर्दों के होते हैं, एक उज्जटा पठान मेरी इतनी दुर्गति कर रहा है और आप लोगों के खून में जरा भी गमीर नहीं आती। आपको जान इतनी प्यारी है, क्यों एक आदमी बाहर जाकर शोर नहीं मचाता? क्यों आप लोग उस पर झपट कर अपने हाथ से बंदूक नहीं छीन लेते?
बंदूक ही तो चलाएगा, चलाने दो। एक या दो की जान ही तो जाएगी, जाने दो। मगर देवी जी मर जाने को कितना आसान समझती थी और लोग ना समझते थे। कोई आदमी बाहर निकलने की फिर हिम्मत करे और पठान गुस्से में आकर 10-5 फैर कर दे तो यहाँ सफाया हो जाएगा। बहुत होगा, पुलिस उससे फांसी पे सजा दे देगी। वह भी क्या ठीक, एक बड़े कबीले का सरदार है, उसे फांसी देते हुए सरकार भी सोच विचार करेगी। ऊपर से दबाव पड़ेगा। राजनीति के सामने न्याय को कौन पूछता है? हमारे ऊपर उल्टे मुकदमे दायर हो जाएं और दंडकारी पुलिस बिठा दी जाए तो आश्चर्य नहीं। कितने मजे से हंसी मजाक हो रहा था। अब तक ड्रामा का आनंद उठाते हुए इस शैतान ने आकर एक नई विपत्ति खड़ी कर दी। और ऐसा जान पड़ता है बिना दो एक खून किए मानेगा भी नहीं। खन्ना ने मालती को फटकारा। देवी जी, आप तो ऐसे हमें लताड़ रही हैं मानो अपनी प्राण रक्षा करना कोई अपराध है। प्राण का मोह प्राणी मात्र में होता है और हम लोगों में भी है, तो कोई लज्जा की बात नहीं। आप हमारी जान इतनी सस्ती समझती हैं, यह देखकर मुझे खेद होता है। 1,000 का ही तो मुआवना है। आपके पास मुफ्त के 1,000 है, उसे देकर क्यों नहीं विदा कर देती? आप खुद अपनी बेइज्जती करा रही हैं। इसमें हमारा क्या दोष? राय साहब ने गर्म होकर कहा। अगर इसमें देवी जी को हाथ लगाया तो चाहे मेरी लाश यहीं तड़पने लगे, मैं इससे भिड़ जाऊंगा। आखिर वह भी आदमी ही तो है। मिर्जा साहब ने संदेह से सिर हिलाकर कहा। राय साहब, आप अभी इन सबों के मिजाज से वाकिफ नहीं हैं। यह फैर करना शुरू करेगा तो किसी को जिंदा ना छोड़ेगा। इसका निशाना बेखता होता है। मी तनखा बेचारा आने वाला चुनाव की समस्या सुलझने आए थे। 10-5 हजार का वारा न्यारा करके घर जाने का स्वप्न देख रहे थे। यहाँ जीवन ही संकट में पड़ गया। बोले, सबसे सरल उपाय वही है कि अभी खन्ना जी ने बतलाया। 1,000 ही की बात है और रुपए मौजूद हैं, तो आप लोग क्यों इतना विचार कर रहे हैं? मिस मालती ने तनखा को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। आप लोग कितने कायर हैं यह मैं न समझती थी। मैं भी यह न जानता था कि आपको रुपए इतने प्यारे हैं और वह भी मुफ्त के। जब आप लोग मेरा अपमान देख सकते हैं तो अपने घर की स्त्रियों का अपमान भी देख सकते होंगे। तो आप भी पैसों के लिए अपने घर के पुरुषों को होम करने में संकोच न करेंगी। खान इतनी देर तक झल्लाया हुआ सा इन लोगों की गिटपिट सुन रहा था। एक एक गरज कर बोला, हम अब नहीं मानेगा। हम इतनी देर यहाँ खड़ा है, तुम लोग कोई जवाब नहीं देता। जेब से सीटी निकालकर हम तुमको एक लम्हा और देता है। अगर तुम रुपया नहीं देता तो हम सीटी बजाएगा और हमारा 25 जवान यहाँ आ जाएगा। बस फिर आंखों में प्रेम की ज्वाला भरकर उसने मिस मालती को देखा। तुम हमारे साथ चलेगा दिलदार, हम तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाएगा, अपना जान तुम्हारे कदमों पर रख देगा। कितना आदमी तुम्हारा आशिक है, मगर कोई सच्चा आशिक नहीं। सच्चा आशिक क्या है, हम दिखाएगा। तुम्हारा इशारा पाते ही हम अपने सीने में खंजर चुभा सकता है। मिर्जा ने घिया कर कहा। देवी जी, खुद के लिए इस मुझी को रुपए दे दीजिए। खन्ना ने हाथ जोड़कर याचना की। हमारे ऊपर दया करो मिस मालती। राय साहब तनकर बोले। हरगिज नहीं, आज जो कुछ होना है हो जाने दीजिए। या तो हम खुद मर जाएंगे या इन जालिमों को हमेशा के लिए सबक दे देंगे। तनखा ने राय साहब को डांट लगाई। शेर की मान में घुसना कोई बहादुरी नहीं है, मैं इसे मूर्खता समझता हूँ। मगर मिस मालती के मनोभाव कुछ और ही थे। खान से लालसा प्रदीप नेत्रों ने उसे आश्वस्त कर दिया था और अब इस कांड में उसे मन चलेपन का आनंद आ रहा था। उनका हृदय कुछ देर इन नरपंगुओं के बीच में रहकर उनके बर्बर प्रेम का आनंद उठाने के लिए लालचा रहा था। शिष्ट प्रेम की दुर्बलता और निर्जीवता का उन्हें अनुभव हो चुका था। आज अक्कड़ अनगढ़ पठान के उन्माद प्रेम के लिए उनका मन दौड़ रहा था, जैसे संगीत का आनंद उठाने के बाद कोई मस्त हाथियों की लड़ाई देखने के लिए दौड़े। उन्होंने खान साहब के सामने जाकर निभाव से कहा, तुम्हें रुपए नहीं मिलेंगे। खान ने हाथ बढ़ाकर कहा, तो तुमको लूट ले जाएगा। तुम इतने आदमियों के बीच में हमें नहीं ले जा सकता। हम तुमको 1,000 आदमियों के बीच ले जा सकता है। तुम जान से हाथ धोना पड़ेगा। हम अपने माशूक के लिए अपने जिस्म का एक एक बोटी नुचवा सकता है। उसमें मालती का हाथ पकड़कर खींचा। उसी वक्त होरी ने कमरे में कदम रखा। वह राजा जनक का माली बना हुआ था और उसके अभिनय ने देहातियों को हंसाते हंसाते लौटा दिया था।
उसने सोचा, मालिक अभी तक क्यों नहीं आए? वह भी तो आकर देखे कि देहाती इस काम में कितने कुशल होते हैं। उनके यार दोस्त भी देखी, कैसे मालिक को बुलाए। वह अवसर खोज रहा था और ज्यों ही मोहलत मिली दौड़ा हुआ यहाँ आया, मगर यहाँ का दृश्य देखकर भौचक्का सा खड़ा रह गया। सब लोग चुप्पी साधे धर धर कांपते कतार नेत्रों से खान को देख रहे थे और खान मालती को अपनी तरफ खींच रहा था। उसकी सहज बुद्धि ने परिस्थिति का अनुमान लगा कर लिया। उसी वक्त राय साहब को पुकारा। होरी दौड़ कर जा और सिपाहियों को बुला ला, जल्द दौड़। होरी पीछे मुड़ा था कि खान ने उसके सामने बंदूक तानकर डांटा, कहाँ जाता है सुअर, हम गोली मार देगा। होरी गंवार था, लाल पगड़ी देखकर उसके प्राण निकल जाते थे, लेकिन मस्त सांड पर लाठी लेकर पिल पड़ता था। वह कायर न था, मारने और मरने दोनों ही जानता था, मगर पुलिस के हथकंडों के सामने उसकी एक न चलती थी। बंधे बंधे कौन फिरे, रिश्वत के रुपए कहाँ ले जाए, बाल बच्चे को किस पर छोड़े। मगर जब मालिक ललकारते हैं तो फिर किसका डर? तब तो वह मौत के मुंह में भी कूद सकता है। उसने झपट कर खान की कमर पकड़ी और ऐसा अड़ंगा मारा कि खान चारों खाने चित जमीन पर आ गिरा और लगे पश्तों में गाली देने। होरी उनकी छाती पर चढ़ बैठा और जोर से दाढ़ी पकड़कर खींची। दाढ़ी उसके हाथ में आ गई। खान ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ उतार फेंकी और जोर मारकर खड़ा हो गया। अरे, या तो मिस्टर मेहता हैं। वही लोगों ने चारों तरफ से मेहता को घेर लिया। कोई उनके गले लगता, कोई उनकी पीठ पर थपकियां देता था। और मिस्टर मेहता के चेहरे पर ना हंसी थी ना गर्व, चुपचाप खड़े थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। मालती ने नकली रोष में कहा, आपने यह बहुरूपियापन कहाँ सीखा? मेरा दिल अभी तक धड़ धड़ कर रहा है। मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा इन भोले आदमियों की जवां मर्दी की परीक्षा ले रहा था। जो गुस्ताखी हुई उसे क्षमा कीजिएगा। इसी के साथ भाग 6 समाप्त होता है। फिर मिलूंगी नए भाग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।